हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों कि हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है उसमें दोस्तों आज का टॉपिक अपना रहने वाला है पाषाण काल। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो डाला जा चुका है जो कि दोस्तों इतिहास के दोस्तों जो साक्ष्य के बारे में है कि हमारा स्रोत क्या क्या रहा था दोस्तों। तो स्रोत के नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल नाम क्यों पड़ा, इसका कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे हुआ, सभी चीजें हम लोग दोस्तों एक एक करके पॉइंट वाइज बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारतीय इतिहास की जो दोस्तों पूरा एकदम शुरुआत की बात करें तो दोस्तों पाषाण काल से होती है। ठीक है, पाषाण काल क्यों नाम पड़ा दोस्तों? देखिए दोस्तों, पाषाण काल मतलब जब पत्थर की वस्तुएं यूज की जाते थे, इस्तेमाल में लाई जाते थे, तो इसलिए उसको दोस्तों पाषाण काल बोला गया। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर होता है। तो उस समय पत्थर की वस्तुएं यूज करके ही दोस्तों हर काम किया जाता था। ठीक है, इसलिए उसको पाषाण काल नाम दे दिएगा। तो पहले यही जानना जरूरी होता है कि नाम क्यों पड़ा वैसा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पाषाण काल में आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले कि इतिहास को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है मेनली मुख्य रूप से। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। इसका इस प्रकार से नामकरण क्यों किया गया इसके बारे में दोस्तों पहले जान लीजिए। देखिए, प्राग ऐतिहासिक की बात करें दोस्तों तो इसमें लिखित साक्ष्य आपको नहीं है। मतलब जो इस काल में आएंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, उसमें दोस्तों आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। कुछ बर्तन मिल गए, चावल के टुकड़े मिल गए, हड्डी मिल गए, इसी सब से आपको अंदाजा लगाना होता है कि हाँ उस समय में इस प्रकार की साथ दोस्तों संस्कृति या सभ्यता रही होगी। ये सब दोस्तों आपको मिलेगा, लेकिन कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ इस काल से इस काल तक फलाने राजा का राज था, उस समय ये सब चीज हुआ, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा प्राग ऐतिहासिक में। याद रखना है, प्राग मतलब पुराना और दोस्तों ऐतिहासिक। ठीक है, मतलब कि इसका लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको प्राग ऐतिहासिक। दूसरा आपके पास आता है दोस्तों आध ऐतिहासिक। इसमें क्या होगा, लिखित साक्ष्य है, उसका प्रमाण है, लिखा हुआ है, फलाना फलाना कोई चीज है जो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक वो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया, किस भाषा में, वो पढ़ा ही नहीं गया। तो लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं गया, तो इससे भी आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते इस पर क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, ये सब दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपठनीय है वो चीजें। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक किसको बोला जाता है, जिसका दोस्तों लिखित भी है, लिखित में भी है आपको। ठीक है, लिखित भी है, उसके बाद इसको पढ़ा भी गया है। मतलब कि जैसे अशोक सम्राट के कार्यकाल में उनके दोस्तों मान के चलिए शिलालेख है कोई, तो शिलालेख में लिखित रूप में कुछ है, यहाँ पर हमारे पास शिला पर कुछ लिखा हुआ और उसको अभी तक पढ़ा भी जा चुका है कि फलाने फलाने चीज ने अशोक सम्राट के समय में लिखा गया, तो वो दोस्तों हो गया ऐतिहासिक। इसमें दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम आराम से हम इसलिए बताए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोगों का मेन टॉपिक जो आज का है वो स्टार्ट होगा पाषाण काल। तो पाषाण काल दोस्तों किस में आएगा, ये तीनों में से किस में आएगा, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, तो किस में आने वाला है? तो दोस्तों देखिए, पाषाण काल में आपको पत्थर के टुकड़े मिल गए, उसके खुरचनी मिल गए, बिदरनी मिल गए दोस्तों, कुल्हाड़ी मिल गए, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं है। चावल के टुकड़े मिल गए, हाँ उस जमाने में चावल इस प्रकार से जले हुए टुकड़े हैं, तो कुछ कुछ चीजें आपको मिली है, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिला है। तो इसलिए वो दोस्तों पाषाण काल जो है वो आध ऐतिहासिक काल में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है वो आपको दोस्तों ये प्राग ऐतिहासिक में आ जाएगा पाषाण काल। देखिए, पाषाण प्राग याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। आध ऐतिहासिक में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आ जाती है, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में जैसे दोस्तों गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, ये सब आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पाषाण काल को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पाषाण काल के बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले है पाषाण काल। इसको दोस्तों मेनली पाषाण काल को चार भागों में विभाजित किया जाता है। कि कौन कौन सा विभाग है, देखिए दोस्तों चार भाग में इसलिए विभाजित करते हैं क्योंकि उसके किस आधार पर हमने ये विभाजन किया। सबसे पहले हमको विभाजन करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब सीधे पाषाण काल पढ़ लेते। देखिए दोस्तों, उसके जो हथियार होते हैं जिसे वो शिकार करते थे, उसके आधार पर मान के चलिए कोई बड़ा सा हथियार बना पत्थर का, कोई बड़ा हथियार बना इतना बड़ा मान के चलिए, तो दोस्तों उसको एक काल में रख दिए। उस समय बड़ा और ज्यादा तेज हथियार नहीं होते थे, तो एक काल बोल दिए। फिर थोड़ा सा छोटा हुआ जिसको मझोला बोल सकते हैं दोस्तों, तो उसको एक काल में रख दे। फिर धीरे धीरे छोटा हो गया, मान के चले मेरे स्टेज के साइज का कोई हो गया छोटा सा जो एकदम तेज भी था, तीक्ष्ण भी था, इस प्रकार से दोस्तों था कि
मांस को फाड़ने में वगैरह में बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा, तो उसको एक काल में। तो इस प्रकार से दोस्तों यूज के आधार पर दोस्तों हथियारों को उनके यूज के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से बांटा गया। देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल आ गया दोस्तों, पूरा पाषाण काल आएगा एक फर्स्ट में, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल। सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, किसी में भी कोई भी चीज नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल दोस्तों जो है उसको मेनली, पूरा पाषाण काल एक बहुत बड़ा काल रहा है, तो उसको दोस्तों अध्ययन करने के लिए उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण कालों को भी 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, हम लोग फर्स्ट उठा लेते हैं पूरा पाषाण काल निम्न। देखिए दोस्तों इसमें जो था मानव वो शिकारी थे एवं खाद्य संग्राहक। शिकारी को दोस्तों आपको बुक में आखेटक नाम से भी मिलेगा, उसको आखेटक भी बोला जाता है। जो शिकार करते थे मेनली, कोई जानवर देखे शिकार कर लिए। और दोस्तों खाद्य संग्राहक इसलिए क्योंकि उस खाद्य को जो हमने शिकार किया है, तो आज तो मैं अगर खा लूंगा लेकिन कल मैं क्या खाऊंगा, तो इसके लिए सोचना होता था, तो इसीलिए उसको मारे हैं। तो जो खाने से बच गया उसको संग्रह करके कहीं अच्छे से रख दिया है घर में, ताकि उसको मैं कल फिर अगर मान के चले मुझे शिकार नहीं मिलता है तो मैं उसको खाऊंगा, मेरे परिवार के लोग खाएंगे। तो इस प्रकार से वो शिकारी थे, मतलब शिकार करते थे, और खाद्य का संग्रहण यानी कि भोजन का संग्रहण करके रखते थे, क्योंकि उस समय कृषि वगैरह नहीं थी कि मैं खेती कर लूंगा ये सब, चाहे जानवर पालन का भी कोई दोस्तों वहां पर कुछ नहीं था, इसलिए वहां पर खाद्य का संग्रह किया जाता था। ठीक है दोस्तों, मानव जीवन अस्थिर था। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों मानव जीवन अस्थिर, इसका मतलब है कि मानव जीवन दोस्तों एक जगह नहीं था। मान के चलिए कि यहाँ हमको भोजन मिल रहा है, यहाँ हमको शिकार के लिए जानवर है मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बसा हुआ, मान के चलिए यहाँ पर जानवर खत्म हो, एक समय आता है तो यहाँ के जानवर खत्म हो, मुझे भोजन नहीं मिल पा रहा है, मैं 2 दिन 4 दिन तक एक शिकार कर पा रहा हूँ, तो मैं अपना पेट क्या भरूंगा, मैं परिवार का पेट क्या भरूंगा। तो इस आधार पर मुझे जाकर के अलग बसना होगा, वहां कहीं और जाकर के शिकार की तलाश में। तो इसलिए अस्थिर था कि एक जगह कोई नहीं रह रहा है, कहीं कहीं जाकर के रह रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मानव जीवन अस्थिर था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल के निम्न काल में। अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि पूरा मध्य, नव पाषाण और ताम्र पाषाण में से किस में आग का आविष्कार हुआ, तो आपको पूरा पाषाण काल मानना है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल, किस में आग का आविष्कार हुआ, तो आपको स्पेशली याद रखना है निम्न पूरा पाषाण काल। ये इसलिए इतना डीप में हम बता रहे हैं दोस्तों कि कल होकर के अगर एग्जामिनर डीप में भी थोड़ा जाना चाहे तो आप उसको आराम से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आग का आविष्कार हो चुका है निम्न पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में औजार की खोज की। किस औजार की खोज की है दोस्तों, पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की है। यह ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस काल के औजार की खोज की है, तो पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किए हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद औजार उस समय क्या कहते, देखिए दोस्तों जो हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं इसमें औजार के बेसिस पर ही दोस्तों आपको पूरा कैटेगराइजेशन किया गया है, तो उसको जानना जरूरी है कि किस काल में कौन सा औजार महत्वपूर्ण है। तो देखिए औजार कौन से, कुल्हाड़ी, बिदारनी और खंडक। खंडक क्या है कि मान के चलिए कोई एक टुकड़ा है, जैसे कि ये एक टुकड़ा है यहाँ पर, मान के चलिए इसको हमको खंड करने के लिए, जैसे कि ये इस प्रकार से कुल्हाड़ी की हमको जरूरत पड़ी, इसको लेकर के आए, इस पर मारे, ये 2 टुकड़ों में एक टुकड़ा ये बन गया, दूसरा टुकड़ा ये बन गया, इसको से खंडक कर दे। तो क्या ये छोटा था, क्या मैं इतना छोटा चीज लेकर के कोई जाऊं स्केच के साइज का, तो क्या मैं उसको खंड कर सकता हूँ, नहीं, मुझे बड़ा चाहिए। मैं बोला हूँ कि हाँ जो औजार थे उनके इस्तेमाल के आधार पर भी हुआ है। ठीक है, तो मैं गया उसको खंडक किया, कुल्हाड़ी था। ठीक है दोस्तों, कुल्हाड़ी बिदारनी, तो कुल्हाड़ी बड़ा होता है, और ये कुल्हाड़ी आप जो आज के जमाने में सोच रहे हैं कि लोहे की है उसमें एक लकड़ी का गेट लगा हुआ है, उस प्रकार नहीं था दोस्तों, ये भी पत्थर का है, इधर से इस प्रकार से पत्थर का लगा दिए, इधर इतना बड़ा पत्थर का लगा दिए, वही कुल्हाड़ी हो गया, उसी से मार करके कुछ भी चीज को फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से किया है। तो बड़ा था, उतना तेज भी नहीं था। ठीक है, मोटा मोटा रहता था, इसलिए उसको दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल में रखा गया। आपको याद रखना है कुल्हाड़ी, बिदारनी, खंडक पूरा पाषाण काल के निम्न काल में आता है।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल का जो मध्य भाग है, मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें दोस्तों आग का प्रयोग व्यापक तौर पर होने लगा। आग की खोज निम्न पूरा पाषाण काल, लेकिन जब आग की खोज हो गई है तो उसका बढ़ेगा उपयोग। आग की खोज हो गई तो हम भी मांस पका रहे हैं, आप भी इस प्रकार से दोस्तों पूरा में फैलने लगा आग कि हाँ इससे बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है, तो वो फैलने लगा। ठीक है, ये हमारे पास समझ में आ गया। इसको दोस्तों पूरा पाषाण काल, जो मध्य पूरा पाषाण काल, इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि फलक संस्कृति किसे बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल को, अगर ये मध्य नहीं दिया है तो सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल मार देना है। ठीक है, तो फलक संस्कृति इसको क्यों बोला जाता था? देखिए, फलक के आकार का जो औजार होता था उस समय में ज्यादा यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था, इसलिए उसको फलक संस्कृति बोला गया। ठीक है, उसके बाद बटिकास्म उद्योग का निर्माण हुआ। जैसे पत्थरों के गोले के लिए बटिकास्म उद्योगों का निर्माण हुआ मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, और दोस्तों इस समय जो औजार थे मध्य पूरा पाषाण काल में, वो थे आपके फलक जो हम बोले हैं, उसके बाद बेधनी, उसके बाद छेदनी, उसके बाद खुरचनी। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों उस समय जो थे पूरा पाषाण काल निम्न में, उससे थोड़ा छोटा हो गया औजार। ठीक है, उससे थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा तेज भी हो गया। मतलब उस समय अगर थोड़ा उतना तेज नहीं था, उससे थोड़ा तेज हो गया, उससे थोड़ा छोटा हो गया। समय के साथ इसमें औजार छोटे होते जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा पाषाण काल उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें भी दोस्तों फलक और तक्षणी, मतलब कि इसमें फलक भी है लेकिन फलक और तेज हो चुका है। ठीक है, और तक्षणी मतलब कि जो औजार है वो और ज्यादा तेज शार्प हो गए हैं। ठीक है, आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ पूरा पाषाण काल के उच्च में, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव जो हम हैं, जिसको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं साइंटिफिक नेम, उसका उदय हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, उसके बाद सबसे पुरानी चित्रकारी दोस्तों इसी समय में भीमबेटका मध्य प्रदेश में किया गया, जिसका साक्ष्य मिला है। भीमबेटका गुफा दोस्तों मध्य प्रदेश में पूरा उच्च पूरा पाषाण काल के दोस्तों चित्रकारी के सबूत वहां पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रखना है याद, जो जो जगह थे ये पूरा पाषाण कालीन जो जितना भी तीनों, इसका दोस्तों सबूत मिला है जिस जगह से, उस जगह का थोड़ा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि थार से मिला है राजस्थान, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, बेलन घाटी से मिला है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नेवास महाराष्ट्र, बीजापुर हो गया दोस्तों, उसके बाद इनाम गांव हो गया। इतने जगह से दोस्तों ये मिला है, आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, हम लोगों की अगली हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है पूरा पाषाण काल। अब हम लोगों के पास बचा है मध्य पाषाण काल, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल भी इसलिए बना क्योंकि औजार जो है छोटे और तीक्ष्ण होते गए, तो उसी के आधार पर उसको मध्य पाषाण काल बोला गया। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में निम्न उच्च वर्ग नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक ही वर्ग में रहेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बोले ना कि सूक्ष्म फलक का उद्योग बन गया, मतलब ये कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक बना रहे, उसका एक उद्योग ही बन गया जहां पर दोस्तों सूक्ष्म सूक्ष्म पत्थर के दोस्तों फलक बनने लगे, तीक्ष्ण बनने लगे, तेज होने लगे, ताकि मांस को फाड़ने में, किसी चीज को काटने में आसानी हो। तेज चीजों से काटना आसान होता है। ठीक है, और दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम स्रोत मध्य पूरा पाषाण काल से मिला है। मध्य पाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण काल नहीं, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, याद रखना है। ठीक है, औजार जो उस समय यूज होते थे मध्य पाषाण काल में, औजार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्थर के छोटे औजार को यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद पत्थर के छोटे औजार रहते थे, पत्थर के छोटे औजार। ठीक है, हम बोले हैं कि औजार छोटे होते जाएंगे और तेज होते जाएंगे। ठीक है, स्थल जो जहां पर दोस्तों मध्य पाषाण कालीन औजार हो या साक्ष्य हो या पेंटिंग हो, चित्रकारी हो मिले हैं, वो कहां पर है? देखिए, स्थल एक है आदमगढ़, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश है, सराय नाहरराय और महागढ़ यूपी से मिला है, पायसरा मुंगेर बिहार से मिला है। तो ये सभी दोस्तों बहुत ही फेमस और बहुत ही जरूरी दोस्तों जगह है, जिसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका साक्ष्य कहाँ मिला है। बिल्कुल हम एकदम कैटेगराइज करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, हौच पौच नहीं करना है। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से याद रखना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो हमने लिखा है उसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाइए,
नवपाषाण काल में। अब हम लोगों का दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों का ये है नवपाषाण काल। तो ये नवपाषाण काल दोस्तों, नवपाषाण काल में क्या हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ, ये हम जानते हैं। तो देखिए मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। पहले के मानव क्या थे, पूरा पाषाण काल में शिकार करते थे और खाते थे, और उसी शिकार से जो बचा हुआ है शिकार करके कुछ संग्रह कर देते थे ताकि आगे के भविष्य के लिए खाने के लिए हो जाए। वो ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई कि दोस्तों इसमें मानव ने खेती करना सीख लिया। तो खेती करना सीख लिया तो हम बीज लेंगे, बोएंगे और आगे के लिए अनाज उगाते रहेंगे, खाते रहेंगे, ठीक है। हम ये नहीं है कि शिकार नहीं मिला, हम एक जगह स्थिर भी रह सकते हैं, यहाँ खेती करके खा सकते हैं, क्योंकि हमने खेती करना सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि मुख्यतः पॉलिशदार औजार एवं हड्डियों के औजार मिलने लगे। पॉलिशदार औजार की मैंने नवपाषाण काल में देखिए जो औजार है इसको दोस्तों मैंने तीक्ष्ण तो कर दिया, लेकिन पॉलिशदार नहीं था। आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज को तीक्ष्ण करते हैं तो उस पर पॉलिश और ज्यादा मार के दोस्तों उसको और तेज किया जाता है। तो इसलिए पॉलिशदार औजार आने लगे नवपाषाण काल में, ताकि चीजों को फाड़ना काटना ये सब और इजी हो। जैसे मांस हो या मान के चलिए फसल ही लगाए तो उसको काटने के लिए तीक्ष्ण चीजें ज्यादा जरूरी थी दोस्तों, तो इसलिए आने लगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके नवपाषाण काल से रिलेटेड जो दोस्तों आपका स्थल था उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। देखिए दोस्तों मेहरगढ़ पाकिस्तान, उसके बाद बुर्जहोम कश्मीर, कोल्डिवा यूपी, चिरांद बिहार। चिरांद कहाँ पे है, सारण जिला में, ठीक है, बिहार के सारण जिला। तो ये दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से नवपाषाण कालीन औजार और साक्ष्य मिले हैं। कोई भी साक्ष्य हो सकते हैं, धान गेहूं जौ कुछ भी हो सकता है जिसका पास, लेकिन वो नवपाषाण काल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास तीन चीजों हम लोगों ने अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों के पास जो आता है वो है ताम्रपाषाण। मतलब कि ताम्रपाषाण इसका नाम क्यों पड़ा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ताम्रपाषाणिक काल यहाँ है दोस्तों, आपको देख लीजिए। ताम्रपाषाण इसलिए क्योंकि तांबे धातु का सबसे पहले तो उपयोग करना लोगों ने सीखा, कि तांबे धातु से परिचित हो गए कि हाँ तांबा नाम का कोई धातु है, और उसके दोस्तों औजार बनाए जाने लगे, ठीक है। औजार जब उसको बनाए जाने लगे तो लोगों ने उसका यूज किया, इसलिए उसको ताम्र दोस्तों आपको पाषाणिक काल कहते हैं, क्योंकि तांबा का उपयोग होने लगा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि तांबा धातु का प्रयोग होने लगा। उसके बाद तांबा प्लस पत्थर का औजार, मतलब पत्थर के औजार का उपयोग तो पहले से हो ही रहा था, साथ में तांबे के औजार भी बनाए जाने लगे। जो धातु उसको पीट करके और पतला और तीक्ष्ण औजार बनाए जा सकते थे, तो बनाए जाने लगे और उपयोग किया जाने लगा, इसलिए इसको एक अलग ताम्रपाषाणिक काल बोला गया, ठीक है। इसके बारे में और चीजें जानते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों कुछ संस्कृति है जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, जो कि तांबे धातु पर आधारित संस्कृति थी, इसलिए उनको ताम्रपाषाणिक संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आहार संस्कृति एक नंबर में हो गया, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। कायथा संस्कृति हो गया, उसके बाद जोड़वे संस्कृति हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको से पूछा जा सकता है कि जोड़वे संस्कृति किस काल की है, तो आपको याद रखना है ताम्रपाषाणिक काल। उसके बाद मालवा संस्कृति हो गया, सालबदा संस्कृति हो गया, उसके बाद 6 नंबर में रंगपुर संस्कृति, 7 नंबर में प्रभास संस्कृति। तो ये 7 नाम आपको याद रखना है, आहार, कायथा, जोड़वे, मालवा, सालबदा, रंगपुर, प्रभास। ये सभी संस्कृति दोस्तों आपको ये ताम्रपाषाणिक काल की संस्कृति थे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां से कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वो सभी जगह को यहाँ पर लिया गया है जहां से कुछ साक्ष्य इंपॉर्टेंट मिले हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आइएगा तो ये जो है मेहरगढ़, यहाँ से दोस्तों गेहूं, जौ, बकरी पालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो एरिया है उस जगह पर मिला है गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। विश्व का, दुनिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, गेहूं, जौ और बकरी पालन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको सब पूछा पाता है कि पाषाण काल में दोस्तों गेहूं के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे आइएगा
तो कोल्डिहवा क्यों फेमस है? कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बुर्ज होम से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर गर्तावास, ठीक है, गर्तावास मतलब क्या है? गड्ढा घर। गड्ढा घर के साक्ष्य आपको बुर्ज होम से प्राप्त हुए। बुर्ज होम कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में। वहां से गड्ढा घर यानी कि गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये आपको पता चला। उसके बाद आ जाइएगा चिरांद। ठीक है, चिरांद में जब आप आइएगा तो आपको हड्डियों के औजार मिलेंगे। ठीक है, हड्डियों के औजार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों? चिरांद से। चिरांद कहाँ है? सारण, बिहार के सारण जिले में। ठीक है, तो चिरांद से हड्डियों के साथ, चिरांद से हड्डियों के साथ। ठीक है, उसके बाद कुंभकारी जगह जो एक है, वहां से दोस्तों आपको काला मृदभांड और धूसर मृदभांड। ये मृदभांड क्या है? जैसे कि हांडी है, मान के चलिए कि इस प्रकार से एक घड़ा है, तो ये काला है। ठीक है, और एक दोस्तों धूसर यानी कि जिसको भूरा बोलते हैं। ठीक है, धूसर यानी कि भूरा। तो काला मृदभांड और धूसर मृदभांड आपको याद रखना है, कहां से? कुंभकारी से आपको प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका पाषाण काल के बारे में पूरा इतिहास। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपना कारवा चलता रहेगा, एक एक टॉपिक हम उठाते रहेंगे और उसको क्लियर करते रहेंगे बिल्कुल डिटेल में, एक भी स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। आप बिल्कुल मुझ पर भरोसा करके चल सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि साथ में भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास का तीनों का दोस्तों चल रहा है, और साथ में दोस्तों अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि बने रहिए चैनल पर, चैनल छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर क्लास चलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।